अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, अगर हम रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए जराइम की बात करें तो जदीद टेक्नोलॉजी बिलखसूस मोबाइल फ़ोन का इसमें एक कुलीदी किरदार नज़र आता है। जहां मोबाइल फ़ोन दौरे जदीद की एक अहम ज़रूरत है, वहीं बढ़ते हुए जराइम भी इसी मोबाइल फ़ोन की मरहून मिन्नत हैं। हनी ट्रैप से खुद को और अपने प्यारों को कैसे बचाया जा सकता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूं गुलशन रावी में, जहां पर इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस की एक खसूसी टीम ने हनी ट्रैप की वारदातें करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। कैसे किया इस गिरोह को गिरफ्तार, किन पहलुओं पर यह कार्रवाई की गई, कौन से ऐसे महरकात थे जिनको सामने लाते हुए पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार किया और अब तक की तफ्तीश में गिरफ्तार मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न से और इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर से भी। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल टाउन डिवीज़न के इंचार्ज जेंडर क्राइम सेल इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर, जिन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार किया जो लोगों को हनी ट्रैप के ज़रिए लूटते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे, उन्हें डराते धमकाते थे। किस तरह उन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार किया, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। सफदर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक गैंग पकड़ा आपने जो हनी ट्रैप की वारदातें करता है, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, किस तरह ये माशरे के नासूर आपके हत्थे चढ़े? हमारे पास 1 अगस्त को अफेयर होती है 30-20, जो मेरी लेडी सब इंस्पेक्टर आई हुआ मुझे बोलती है ये ऐसे ऐसे रूज फातिमा की मदियत में ये मुकदमा होता है। मैं कहा ठीक है, देखते हैं इसे। 2 तारीख को फिर एक मुकदमा हो जाता है। अच्छा, उसमें भी गवाह सेम ही है जो पहली तफ्तीश मुकदमे में होते हैं और दूसरे मुकदमे। अच्छा, 2 मुकदमात हैं और गवाह सेम है? सेम है, मुकदमात अलग अलग है। मुस्तगीस रहता रहता है। अच्छा जी। जो अरूज फातिमा, उसका अपना आईडी कार्ड नहीं है, उसकी वालदा का शमीम अख्तर का आईडी कार्ड है। जब हमने उसका सीआरओ चेक किया तो उसके खिलाफ काफ़ी एफआईआर है, किसी में वो मुद्दई है, किसी में वो मुलज़िम है। कितनी एफआईआर थी अंदाज़न कोई? वो 10 को एफआईआर है, सहीवाल में भी उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और उन्होंने एक डॉक्टर के खिलाफ उधर एफआईआर कराई 376 की, उससे पैसे लिए, उसे छोड़ दिया। फिर एक बंदे को उन्होंने ट्रैप किया, उससे पैसे लिए तो उससे खिलाफ एफआईआर नहीं कराई। उसको फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया कि आप हमें पैसे और दें। उसने कहा मैं बंदोबस्त करता हूँ, फिर आपको आ जाए, आपके पैसे ले लें। अच्छा, आपको शक गुजरा तो फिर अपने तफ्तीश का दायरा कार कैसे वसी किया? फिर हमने सीआरओ से इनका जो रिकॉर्ड निकला वहाँ से हमने चेक किया, ये तो लोगों को ट्रैप करते हैं, लूटते हैं। आस्ता आस्ता हमने जो मुलज़म थे इसमें, जो हाजी इस्माइल मुतासरा शख्स थे, इनको हमने इत्मीनान में लिया। आप हमारे पास आएँ, आपको कुछ नहीं होता, आप डरें मत, ये पुलिस हमारे साथ ये करेगी वो करेगी, हम नहीं करते, आप आएँ। ये हमारे पास फिर आए हैं। मैंने एक सब इंस्पेक्टर हमारे अरशद साहब, उसको मैंने नूर फातिमा के साथ आई हो जो लेडीज़, वो 376 की तफ्तीश करती है, उसके साथ टच किया। मैं कि ये देखें, वो आईटी को अच्छी तरह समझता है। फिर हमने इसको 12-13 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर हमने इनको पूरा गैंग आपने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने, पहले तो आप हमें ये बताए ना। हमने आईटी पे इनकी तफ्तीश की है, उनसे जब देखा है इनका ये रिलेशन है, उसके साथ में रहा है, उसके साथ में रहा है। ये रूज फातिमा को इस्तेमाल करते हैं, एक खालदा है उसको इस्तेमाल करते हैं। एक लड़का पकड़ा नहीं गया, रमज़ान है, वो भागा हुआ है। वो इसका जो दूसरा लड़का ना फरास्त अली मुतासरा, उसका वो दोस्त है। अच्छा सफदर, इनका तरीका वारदात क्या था? ये टारगेटेड करते थे? तरीका वारदात दे लड़की को इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं ये नंबर है, कॉल करें, बंदे को कॉल करते हैं, बंदा फिर आ जाता है, उसको लेकर एक मकान में चले जाते हैं, डूबनपुरे में मकान है।
अच्छा, नहीं, नंबर इनके पास कहाँ से आते हैं? ये इन्होंने पहले बंदे फिक्स किए होते हैं या बस? रमज़ान जो है वो ऊबर चलाता है, वो भी वो जो भी उसके साथ सफ़र करता है उससे देखता है ये इसकी माली पोजीशन क्या है, फिर उससे नंबर लेते हैं, नंबर लेके फिर उसे ट्रिप करते हैं। अच्छा, ये इनका टारगेट अमीर कबीर लोग हैं कि बस जो आया जो आया इनके, मसलन जो भी बंदा है, इनकी डिमांड 2 लाख से शुरू होती है, 10,000 तक इसकी एंड होती है। जो इनको जो भी मिल जाए लेकर चले जाती है। काफ़ी लोगों इन्होंने लुटी हैं, 10,000, 15,000, 20,000। कितने इंकशाफ हुए हैं, कितने इन्होंने वारदातों का एतराफ़ किया? वारदातें जो 15-16 वारदातें जो इनके मुकदमात ही नहीं हुए हैं, कुछ 10 इनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं 30 से ज़ायद वारदातें हैं। हाँ जी, इतनी की बहुत। अच्छा, एक इसमें एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का भी एक मुकदमा था सब्ज़ाज़ार में। वो एक ख़बर आई थी गुज़िश्ता दिनों के, उसने सवारी के साथ जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती की। क्या वो भी यही गिरोह है? यही गिरोह है। वो क्या कहानी थी, वो ज़रा को थोड़ी सी तफसीली बताया। रमज़ान उसका दोस्त था। रमज़ान ने उसे टेलीफोन किया भी मेरे सही बात से मेहमान आ रहे हैं, उनको पिक कर लेना, ये उनका नंबर है। उन्होंने इसे कॉल की है तो लेकर आया है अपना ये चुंगी मरसद से। अच्छा, फिर इधर डुबनपुर में, वहाँ उन्होंने ये लड़की रूही फातिमा है, उसे पिज़्ज़ा भी उन्होंने लिया रास्ते में से। अच्छा, पिज़्ज़ा भी लिया? हाँ जी, जाकर खाते हैं वहाँ। फिर उन्होंने उसे गन पॉइंट पे ज़्यादती कराई है, फिर उसकी वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने के बाद उसे कहने लगे कि हमें पैसे दे 5 लाख रुपया। उसने कहा मेरे पास तो 5,000 रुपया, 5-6 हज़ार रुपया, 5-6 हज़ार रुपया। उन्होंने कहा आप मुझे ना 50,000 रुपया मंगा कर दे। पहले 5 लाख कहते रहे। अब जिस दोस्त को उसने कॉल किया, किसी ने भी हमें नहीं पड़ी मेरे पास। एक ने कहा मेरे पास 5,000 रुपया है, मैं जायज़ कैश आपको कर देता हूँ। यूँ ही जायज़ कैश किया तो उन्होंने उसी वक्त इसका मोबाइल फिर अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिए। फिर उसके बाद इन्होंने उसका मोबाइल भी रख लिया? मोबाइल भी रख लिया, उसकी वीडियो भी बनाई। फिर उसे टाइम दिया कि कल तक आपके पास टाइम है, अगर आप पैसे ना दिए तो फिर आपके खिलाफ FIR करवाएंगे। उसने कहा क्यों ना मैं इनके खिलाफ जाकर FIR कराऊँ, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं था। तो फिर आपने सुनी उसकी? हमने सुनी उसकी फिर। अच्छा, कुछ ये कोई अद्वियात का भी इस्तेमाल करते थे? कोई जो उनके शिकार इनके पास फंसता था उसको बेहोश करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए, उसको तैयारी करने के लिए जो टीका इस्तेमाल करते थे। अच्छा, क्योंकि सबके सामने बंदा नहीं कर सकता, तो मेडिसिन वो टीका इस्तेमाल करते थे। बातें सुनिए आपने इंचार्ज जनरल क्राइम सेल इंस्पेक्टर मोहम्मद सफ्दर की, जिन्होंने इस गिरोह को बेनकाब किया। उनका कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, मुल्ज़मान को मज़ीद इंटेरोगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। यहाँ से हम चलते हैं उन मुतासरीन की जानिब जो कि इस गैंग का निशाना बने, जो कि हनी ट्रैप हुए। उन्होंने कैसे अपनी जान छुड़वाई, किस तरह वो इस गैंग के हत्थे चढ़े, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए हमारे साथ। हनी ट्रैप जुर्म की एक ऐसी ट्रम्स है जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंसानी फितरत से खेला जाता है, जिसमें लालच और तमा नफसानी से फ़ायदा उठाया जाता है। हनी ट्रैप का शिकार अपनी इज्जत को बचाने के लिए खामोशी का रास्ता इख्तियार करता है। नदामत और शर्मिंदगी से बचने के लिए वो अपने साथ होने वाले जुर्म के बारे में किसी को नहीं बताता। मेरे साथ 2 ऐसे मुतासरीन मौजूद हैं जो कि हनी ट्रैप का शिकार हुए, जो कि इस गिरोह के हाथों लुट गए। कैसे वो इस गिरोह के हत्थे चढ़े, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस्माइल साहब, क्या हुआ, किस तरह हनी ट्रैप का शिकार हुआ? मेरे दोस्त ने मोहम्मद रमज़ान और लोहे वगैरह का काम करते हैं, बीवी उन्होंने फोत हो गई। वो अक्सर फ़ोन करते रहते सी कि मेरे वास्ते कोई रिश्ता होवे तो मैनू ज़रा, मैनू एक दिन उन्होंने नंबर दिता है, कहता जी इस काल तो आई है ना कोई बेवा औरत है, जरा पता करो कि ये सही है।
ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰੂਜ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ 10 ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਪੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪਮੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀੜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ। अच्छा, आपको उन्होंने रिश्ता करवाने के बहाने बुलाया? जी जी जी। अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਦਰੇ ਆਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਦਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੱਲੀ ਲੋਕ ਤੇ ਚੱਕਰਬਾਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਐਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਫਲਾ ਟੀਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਝ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੌਂਕ, ਲਿਆਕਤ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਲਕ ਫੈਸਲ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਫੈਸਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ 50,000 ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਓਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਵਕਲੇ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ मैं खराज तहसीन पेश करना। अच्छा, जी मुकामी पुलिस सी जी, उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी? नहीं 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 नहीं, मेरे नाल उन्होंने मैनू कॉल की थी जी। मैनू फ़ोन आया SI साहब का। पहले कॉल मैनू आई है आसिफ जवेद साहब के नाम तो। उन्होंने तावन की आपके साथ? मेरी बात सुन ले, आसिफ जवेद साहब से नाम आई है। वो बड़ा ही बदतमीजी अंदाज नाल मेरे नाल बोलिया। मैनू मेरे दिल च ये सी कि फ़ोन थाने नहीं आया, मैनू कोई बाहरों फ़ोन करवा रहे हैं। मैं क्या तुसीं मैनू ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं शरीफ आदमी हाँ। उन्हें फ़ोन बंद करता। फिर मैंने SI साहब का फ़ोन आया, अरशद साहब का। उन्होंने बड़े प्यारो मुहब्बत मैंने गल की है, मैं सारा वकूआ उन्होंने बयान किया है। उन्होंने कहा फिर SSO साहब की कॉल आई है, मेरा नंबर मेरे को महफूज है। मैं SSO साहब ने कॉल की है, उन्होंने मेरे नाल गल की, मैं सारा उन्होंने वकूआ दसिया। उन्होंने मेरे नाम हमदर्दी का इज़हार किया। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह असीं बंदियां नूं अरेस्ट करांगे, बंदे गिरफ्तार करांगे। अलहमदुलिल्लाह मैं जी ये अरशद साहब, SSO साहब और मोहतरम सफदर साहब, ये बहुत ही जामिया शख्सियत ने और ये साढ़े समझो जुम्बड़ ने मथे दे। अच्छा, जब आपके साथ ये सारा वकूआ हो गया, जी, उन्होंने आपसे पैसे ले लिए, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया,
तो उसके बाद की सूरत हाल तो आपके लिए इंतहाई परेशान कौन होगी? परेशान मैं यकीन माने, मैं 2-3 दिन मैं अपने बच्चों मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियाँ हैं, उनके साथ बाद में खाना तक नहीं खाया। मेरी वाइफ मुझे पूछती रही है। अब जब बात हुई है, मैं वहाँ आया हूँ मोहतरम सफदर साहब के पास, उस वक्त मैं फिर अपनी बेगम साहब के पास सारी बात शेयर की है। मैं कहा ये मसला है। उसने कहा कोई गल नहीं, आप दिल बड़ा करें, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरा 40-45 साल आपके साथ ज़िंदगी गुजर रही है, आप अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह अच्छा करेगा। अब दोबारा हनी ट्रैप का शिकार होना है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक अपने महफूज रखे, हिफ्ज़ मान में रखे। मैं अवाम और नास से भी कहूँगा होशियार रहें, बच के रहें ऐसे लोगों से। और ऐसे जब किरदार पुलिस ने अदा किया, पंजाब पुलिस ने अदा किया, जैसे सफदर साहब जैसे एसएफ साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करने से ऐसे लोगों का कला कम हो जाएगा। आपने बातें सुनी मियाँ इस्माइल की, इन्होंने अपने साथ होने वाली रुदाद बयान की कि किस तरह ये हनी ट्रैप का शिकार हुए, किस तरह ये ब्लैकमेल हुए और कैसे मुल्ज़मान ने इन्हें थ्रेट करके धमका के इनसे पैसे वसूल किए। ताहम पुलिस ने जामिया तफ्तीश की तो इनकी जान छुटी। ये मुल्ज़म से मुतासरीन की शक्ल इख्तियार करके एक और मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, इनके साथ भी ये वारदात पेश आई, ये भी हनी ट्रैप का शिकार हुए, कैसे शिकार हुए, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरासत अली है फरासत जी। फरासत, क्या काम करते हैं आप? मैं इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ अच्छा, इन ड्राइव पे गाड़ी चलाते हैं जी। आप। क्या वाकया पेश आया था आपके साथ, ज़रा तफसील से बताइएगा। ये तकरीबन कोई 1 साल पहले ना, मैं डिफेंस राया में काम करता था। उधर मतलब कि मेरा वो जिस कोठी में मैं काम करता था ना, एक बंदा उधर और आता था दूसरी मैडम को लेके, वो ड्राइवर रमज़ान, उससे मतलब कि गुफ्तगू होने शुरू हो गई, बातचीत हो गई, इस्लाम दुआ हो गई, उसने नंबर चेंज हो गया। ये वकूए से एक दिन पहले उसने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे ना रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आपने उन्हें जिधर वो कहेंगे ना, आपने उनको ड्रॉप कर देना है, जो आपका पैसे वगैरह बनेंगे हम आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। ये 31 तारीख वाले दिन 7 सवा 7 बजे तकरीबन कॉल आती है, और साथ ही वो लड़की की अरूज की मुझे कॉल आती है कि मैं भाई इस टाइम कच्चा जेल रोड पे हूँ, आपने इधर आना है। मैंने उसको कहा कि मैं उस टाइम लास्ट राइड गुलबर्ग की थी, उधर था। मैंने कहा उसने आपको पर्सनल कॉल की? पर्सनल कॉल की, कोई इन ड्राइव पे राइड वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा। उसने मुझे पर्सनल कॉल की व्हाट्सएप पे कि मैं इस टाइम कच्चा जेल रोड पे खड़ी हूँ। मैं कहा मुझे कम से कम कोई आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि रश है। उसने कहा चलें ठीक है, मैं आ रही हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, आप आ जाना। मैं कहा ठीक। मैंने उधर जाके उसको कॉल की, वो मेरे साथ बैठ गई। उसके बाद मैं सब्ज़ादार वो कराची पुली के पास, वो मुझे बताते गए कि इधर उधर गलियाँ वगैरह बताते गए, उधर जाके रुक गया। मैं तकरीबन कोई 5-7 मिनट नीचे बैठा रहा हूँ। उसके बाद वो उसने एक बच्चा भेजा है कि ऊपर आपी बुला रही है। उतनी देर आपी नीचे ही आ गई। उसने आगे कहा कि रमज़ान ने कहा कि मेरा भाई है, इसको आप पानी शानी पिलाएं, उतनी देर में मैं भी आ जाता हूँ, मैं आपको जो इसका बनता है वो दे देता हूँ। मैं ऊपर बैठा हूँ तकरीबन कोई उनके सेन में 10 से 15 मिनट बैठा हूँ। 10-15 मिनट बाद 3 बंदे आए, जिनके 2 बंदों के हाथ में पिस्टल था और एक वैसे ही था। उन्होंने मुझे आते सारी मारना शुरू कर दिया। तकरीबन को 15-20 मिनट मैं उनको कहता रहा हूँ कि भाई मेरा कसूर तो बताओ कि मेरे क्या है। मैं कहा मैं इसको लेके आऊँ, इस बंदे ने मुझे कॉल की है, आप उसको कॉल करके पूछें। नहीं तुम इधर गलत काम करने आए हो। तकरीबन को घंटा 1.5-2 घंटे ऐसे ही वो मुझे थ्रेट करते रहे। वो कभी पिस्टल का वो बट मारे मेरे कमर में, कभी कुछ करें। वो एक माई थी उधर, वो 2-3 माइयाँ मतलब कि इकट्ठी हो गई। वो एक उसके ना पैरों पे वो दुपट्टा रखेगा, नहीं मुंडे नू नहीं मारना हैगा कि इनू नहीं मारना है जी, फुल मतलब कि उन्होंने मैनू थ्रेट करता। एक पूरा उन्होंने स्टेज तैयार किया। 9 बजे तक मैं मतलब 9 बजे लैके 11 बजे तकरीबन उन्होंने मैनू ना क्या कहते ना थी कार तू वो करवा के गलत काम करवा के, उस तो बाद उन्होंने मेरा वीडियो बनाई। वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ATM ਵਗੈਰਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ID ਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मोबाइल वगैरह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मोबाइल अपना चेक करवा। मोबाइल चेक करते रहे, बैंक अकाउंट मतलब ऐप तो नहीं है। मैं क्या नहीं जैज़ कैश चो कहते अंदर पासवर्ड वगैरह सानू दस। उन्हें पासवर्ड देखा, वो जैज़ कैश च नहीं सी है। ईजी पैसा तकरीबन को 500-600 रुपया से।
उस तो बाद उन्होंने मैनू कहा कि तू सानू अच्छा, जब उन्होंने आपसे ये सब कुछ छीना, जी आपका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, पैसे आपके जैज़ कैश से भी निकलवा लिए, अदर्स पैसे भी आपसे मंगवा लिए, उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे दोस्तों से मतलब कि कॉलें करवाते थे, कहते थे 5 लाख रुपया मंगवाओ। उन्होंने मुझे उधर बैठ के तकरीबन कोई 5-6 दोस्तों को कॉलें भी करवाई कि आपने ये बोलना है कि मेरे दोस्त की डिलीवरी है तो हमें पैसे चाहिए। मैं कहा यार 5 लाख रुपया अभी किसी के अकाउंट में नहीं होता, जैज़ कैश इजी पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपया होता है। उसने कहा चलो जितने भी होते हैं ना आप मतलब के पैसे मंगवाएं। एक दोस्त को कॉल की, उसने कहा मेरे पास ना 5,000 रुपया है अकाउंट में, उसने वो मुझे सेंड कर दिया। उसने मतलब कि वो सारा कुछ पासवर्ड वगैरह तो उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ चला गया था, उन्होंने वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद वो मुझे कहते रहे आप 50,000 रुपया मंगवा के दो, जिधर से मर्ज़ी मंगवा के दो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तकरीबन कोई ये करते कराते 12:30-1 का टाइम हो गया था। उसके बाद रमज़ान की दोबारा फिर कॉल मेरी रमज़ान से बात करवाते हैं। रमज़ान मुझे कहता है कि मैं पिंड के नंबरदार नाल गल कीती, उन्हें तेरी गारंटी चुकी है तो तू इन्हां नूं ना करो 50,000 रुपया लिया के दे देना। मैं क्या ठीक है मैनू जान दो। उन्हें मेरा मोबाइल और पर्स वगैरह जिहड़ा चीज़ां रखियां उनकी वीडियो भी बनवाई कि तू मोबाइल ते अपने ID कार्ड रख के जा रहा है, तू साडा 50,000 रुपया देना है, इस वजह तो तू रख के जा रहा है, कल नूं साडे ते तू कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। यानी एक उन्होंने पूरी तरह आपको झगड़ने की कोशिश की। झगड़ने की कोशिश। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जैसे ही उधर से मतलब उन्होंने मुझे तकरीबन 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक उधर बैठाई रखा। जैसे छोड़ा उसी वक्त फिर मैंने अपने वो सबको कॉल की, वो सारे इकट्ठे हुए। उसके बाद हम थाने चले गए। अच्छा, थाने में जाके हमने ये उधर वो ASI साहब मिले, उनको सारा वकूआ बताया। उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हो। उसके बाद गुलाम रसूल साहब के पास उन्होंने मिलाया, जो मतलब कि उस टाइम ड्यूटी ऑफिसर थे। ड्यूटी ऑफिसर थे। उन्होंने कहा चलें हम आपके साथ जाके रेट करते हैं। वो इसी दौरान उन्होंने मुझे एक नंबर भी लिख के दिया कि आपने हर आधे घंटे बाद हमें अपडेट देनी है आप क्या कर रहे हैं, कि पैसे लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने उनको आधे घंटे बाद कॉल की कि मैं पैसे लेके रेंज हो गया, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। जब हम रेट करने गए तो वो साहब ने कहा कि आप थोड़ा सा पीछे रुक गए। उन्होंने मुझे 4 मुलाजमों के साथ ना आगे भेजा कि आप इनको ना घर वगैरह दिखा दें। मैं उनको घर दिखाया, ऊपर से उन्होंने मुझे देख लिया। तो दोबारा वो गुलाम रसूल साहब की कॉल आई कि आप दोबारा ना बाहर पुली पे आ जाएं। हम पुली पे आ गए। उन्होंने कहा कि आप दोबारा कॉल करें कि मुझे ना घर वगैरह नहीं है आपका मिल रहा, तो आप ऐसा करें बाहर आके जहाँ तो मुझे ले जाएं या अपना घर का एड्रेस वगैरह बता दें। मैंने उनको दोबारा कॉल की, आगे से एक माई वगैरह औरत ने उठाई, उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी कि पैसे असी हुण की करने ने, हुण ते असी तेरे ते FIR वगैरह करवावांगे। इस तो बाद असी थाने ही आ गए दोबारा, मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई उस दिन। अच्छा, वो गुलाम रसूल साहब साड़ी गड्डी दे विच ही बैठे रहे 3-4 घंटे, मतलब कि AC ऑन करके थाने दे विच ही बैठे रहे। लाइट बंद हो गई थाने दी। उस तो बाद 7 बजे उन्हें आके लिख के दिओ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ASI ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੂਆ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ASI ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਆ। मतलब इंज करते कराते असी फिर 15 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਅਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ ASI, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਦੱਸਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ कोई नहीं थोड़ा हैंडल कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद वो दूसरी पार्टी भी थाने आ गई। जब हम दोबारा 3-4 घंटे बाद आए हैं तो तकरीबन 4-5 का टाइम हो गया था। तो जवेद साहब को नंबर ले लिया, तो उनको कॉल की तो उन्होंने कहा आ जाएँ थाने। जब थाने पहुँचे हैं तो अभी गेट पे ही था मैं। जवेद साहब आगे से मिले, उन्होंने कहा आप पे FIR हो गई है। अच्छा, यानी आपकी FIR नहीं हुई, आप पर FIR हो? मेरे पे FIR हो गई। अच्छा, 376 की। मैं क्या सर मैं तो 3 बजे तो लैके 12 बजे तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थाने बैठा रहा ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ CCPO ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ CCPO ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਡਰਾਈਵ ਤੇ ਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ क्यों नहीं किया, उन्होंने जान क्यों दिता। अच्छा, अब आपके मुलजम जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं जी, तो तफ्तीश भी हो रही है जी, तो आप चाहेंगे कि उन्हें सज़ा मिले या आप उनसे सुलह कर लेंगे? नहीं नहीं सर, मैं तो चाहूँगा आगे किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो। बाद में अरशद संधू साहब, सफदर साहब, इन्होंने बड़ी मतलब कि हमें अप्रिशिएट करते हैं इनको कि इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। ये बातें सुनी आपने फरासत की, जो कि एक टैक्सी चलाता है, गाड़ी चलाता है रेंट पर एक निजी कंपनी की वसातत से, उसको कैसे इस गैंग ने घेरा, किस तरह ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ, इससे उन्होंने पैसे छीने, इसे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। खुदारा बचें, ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। गैर मुतलका टेलीफोन नंबर्स अटेंड ना करें, टेलीफोन कॉल सुनने से इज्तनाब करें और बिलखसूस ख़वातीन से कॉल करते हुए, ख़वातीन से बात करते हुए एहतियात बरतें, वगरना आप भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। हनी ट्रैप क्या है, जुर्म की इस नई टर्म्स के बारे में कानून क्या कहता है, इस बारे में हम जानेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक से। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नबी साहब, हर दौर में जुर्म की साख्त चेंज होती है, नित नए तरीके सामने आते हैं। अब जुर्म की एक नई टर्म सुनने में आ रही है, बल्कि देखने में आ रही है। रोज़ाना अर्ज़ पाक के किसी न किसी हिस्से में ये वारदात होती है। इस वारदात को नाम दिया गया है हनी ट्रैप। जी जी। काल, लालच, खातून के निस्वानी कॉल, क्या कहता है कानून इस बारे में, इस हनी ट्रैप के बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक टर्म यूज़ हो रही है, ये मोडस ऑपरेंडाई के तौर पे, कि जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना जो उनका जो शिकार होता है उसको कैसे ल्योर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग देमसेल्व्स टू द प्लेस और वहाँ पे जाके उसको अगवा करना या उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट करना, उसको वो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस विक्टिम को अपने पास बुलाने का जो उन्होंने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है, डिफरेंट वेज अडॉप्ट करते हैं वो, दैट बेसिकली टर्म इज़ कॉल्ड हनी ट्रैप। मसलन वो फ़ोन करके कहेंगे जी हमने मवेशी हमारे पास सस्ते हैं तो आप आ सकते हैं, हमारे पास आके ले जा सकते हैं, वो ईद उल अज़हा के मौका पे, या इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीके वो इस्तेमाल करके, जिस तरह आपने कहा किसी खातून से फ़ोन करवा दिया, कोई इस तरह की इंसेंटिव बेस्ड जो उनकी कॉल्स होती हैं लोगों को ल्योर करते हैं। तो इस तरह अपने पास बुला के तो वो फिर उनको एबडक्ट कर लेते हैं, उनके पास अपने पास उनको अगवा करके तो वो फिर उसको उनके लवाहकीन से वो मुतालबात करते हैं कि इतने पैसे दें। तो ये हनी ट्रैप है, उनका जो तरीक़ाकार है विक्टिम को अपने तक लाने का। इस टर्म को टू माई हम्बल विजडम इज़ कॉल्ड हनी ट्रैप। अच्छा नबी साहब, इस जुर्म को आप कानून में किस दफ़ा से देखते हैं, फिर इसकी सज़ा क्या है? देखें जी, मैं जो मुझे समझ आई है कि ऑफेंस तो वो है जब वो किसी को अपने पास बुला के अगर उसको वो किडनैप कर लेते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं, तो उसके बाद वो कोई रैंसम डिमांड करते हैं उनके वुसक से और फिर वो रैंसम ले लेते हैं, तो सेक्शन 365A लग जाता है पीपीसी के अंदर, विच इज़ ट्राइबल बाय द एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो 1997 का लॉ है एंटी टेररिज्म एक्ट का। इसके अलावा जो भी वो कैप्टिविटी में उसके साथ ऑफेंस कमिट करेंगे, वो ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड में या इसके अलावा जो हमारे स्पेशल लॉज हैं उनमें अगर वो फॉल करती है क्लॉज,
तो वो ऑफेंसेस लग जाएंगे। कोई एज ये कोई टर्म स्पेसिफिक ऑफेंस हमारे यहाँ लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। दिस इज बेसिकली मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द क्रिमिनल्स टू ल्योर देयर विक्टिम टू देयर प्लेस इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस। अच्छा, अगर मैं क्राइम के हवाले से बात करूं, इस हवाले से दर्ज मुकदमात के हवाले से बात करूं, तो आपका एक बड़ा नाम है। आप जो है क्राइम के मुकदमात जो हैं आप उनको देखते हैं, उनके जो मुकदमात हैं उनको आप परसू करते हैं। जी जी। तो क्या आप समझते हैं जुर्म की इस नई टर्म्स के बारे में? मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया। हमारी सोसाइटी के जो हालात इस वक्त, जो फाइनेंशियल क्रंच है या लोगों में एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें जो लोगों की माली हालत है और सोसाइटी के अंदर जो एक क्योस की कैफियत है, इन हालात में जो क्रिमिनल्स हैं वो ये समझते हैं कि ये तरीक़ाकार सबसे मोतबर है, क्योंकि सेफ सिटी जो हमारा सिस्टम है पुलिस का, हर जगह पे कैमरास इंस्टॉल्ड है। अगर कोई क्रिमिनल आता है तो फ़ौरन उसकी लोकेशन डिटेक्ट होती है, अगर कोई गाड़ी आती है तो वो भी पता चल जाता है। सो ऑल दीज कीपिंग इन व्यू ऑल दीज सर्कमस्टांसेस कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं, वो डिस्टेंट प्लेसेस पे रह के बाई मीन्स ऑफ ऑडियो कॉल्स दे ट्राई टू ल्योर देयर विक्टिम टू देयर प्लेसेस, और उसके बाद जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि वो उनकी आइडेंटिटी किसी सीसीटीवी कैमरा में आ जाए या पुलिस की नज़र में आ जाए, वो इस तरह कॉल करके अपने विक्टिम को बुलाते हैं। बातें सुनी आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे और ऐसे वाक़यात में मुलविस जो अनासर हैं उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनकी मौसर अंदाज में तफ्तीश करना होगी, ताकि ये माशरे के नासूर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकें। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न मुखीस अहमद हाशमी। तो हम उनसे पूछेंगे हनी ट्रैप के हवाले से, कैसे हनी ट्रैप के ज़रिए शहरियों को लूटने वाला ये गिरोह गिरफ़्तार हुआ। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर हनी ट्रैप क्या है, कैसे ये आपके शिकंजे में आए? सर देखिए, हनी ट्रैप जो है हम उस तरीके वारदात को कहते हैं जिसमें कोई भी लालच किसी शख्स को दिया जाता है। वो कोई माली फ़ायदा भी होता है, बाज़ औक़ात जो है वो कोई सेक्सुअल फेवर के तौर पे भी एक्सटेंड किया जाता है। वो ट्रैक्टर का लालच होता है, कभी गाड़ी का या किसी नाम का लालच दे के जिसमें विक्टिम जो है वो खुद ही अपने आप चल के पहुँच जाता है। लो अपने दाम में खुद ही से याद आ गया। बिल्कुल इसी तरह कह सकते हैं। और ये जो गैंग हमने अभी गिरफ़्तार की है, ये 8 रुकनी गैंग है जो लाहौर में कई वारदातें कर चुका है। इशू हमारे पास रिपोर्ट हो रहा था, कई केसेस आते थे जिसमें हम मुद्दई के पीछे जब जाते थे तो हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलती थी। जब हम उसके CNIC या उसकी डिटेल्स लेते थे, रब्ता करने की कोशिश करते थे, क्योंकि 376 या रेप के या अगवा के केसेस इस तरह से होते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और बहुत ही सेंसेशनल इशू भी वो बाज़ औक़ात बन जाता है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हम मुद्दई से रब्ता करें, जितना जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करें, वो हमारे लिए भी फ़ायदा होता है और किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं हम। तो ऐसे केसेस में हमारी कोशिश के बावजूद जब मुद्दई से ही रब्ता मुमकिन नहीं होता या खातून कंप्लेनेंट है, रब्ता ना हो रहा हो, तो हमारे लिए बहुत तशवीश का बाइस बन जाता है। और साथ ही हमें शुबा होता है कि शायद ये कोई मेलाफाइडी है या इस पर्चे में वो सदाकत पर मबनी नहीं है जो हमें रिपोर्ट हुई है चीज़। इस तरह के केसेस हमें अक्सर रिपोर्ट होना शुरू हो गए। इकबाल टाउन डिवीज़न में भी जो है हमारे रिपोर्ट हो रहे थे केसेस, और दीगर थाना जात में भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे थे। तो अभी इंटरेस्टिंग टर्न इस तरह से हुआ कि हमारे 2 केसेस जब रिपोर्ट हुए सब्ज़ादार में, तो उसमें गवाहान सेम थे और मुद्दई से जब रब्ता किया तो वो CNIC जो प्रोवाइडेड था वो उस मुद्दई का नहीं था। उससे हमें आइडिया हुआ कि जो कंप्लेनेंट अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है वो शायद फैक्ट्स पर मबनी FIR उसने दर्ज नहीं करवाई। समटाइम्स ये केसेस इंडिविजुअल नौयत के होते हैं जिसमें कोई एक शख्स, एक फ़र्द, एक खातून भी हो सकती है जो रिपोर्ट कर रही है,
और हनी ट्रैप का केस कर रहे होते हैं जिसमें मुआवजा लेके सेटलमेंट कर ली जाती है। लेकिन जब हमें इस तरह के 2 केसेस मिले, हमने उसको डिग आउट किया तो लाहौर में ही हमें 6 से 7 केसेस मिल गए। अच्छा, 6 से 7 केसेस? जी, उसको मज़ीद जब हमने अपना दायरा कार तफ्तीश का बढ़ाया, अब तफ्तीश हमारी इल्ज़ाम लेके से ज़्यादा मुद्दई को तलाश करने की तरफ जो है वो चल पड़ी थी, तो हमें दीगर अज़ला के भी केसेस मिले जो सेम मुद्दईयत में दर्ज हुए थे। उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये क्योंकि मुख्तलिफ अज़ला में हुए हैं और सेम नौइयत की वारदात है जो बता रहे हैं, तो हमारा शक कदर यकीन में बदलता गया कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है या इसमें मामला कुछ और है और ये हनी ट्रैप का मामला है जिसमें शायद इरादा उनका तो मुआवजा लेके सेटलमेंट करने का है। जब हमने इसको मज़ीद चलाया तो हम फाइनली उस गैंग तक पहुँचे जो 8 अरकान पर मबनी है, जिसमें 4 ख़वातीन और 4 मर्द हैं। मुख्तलिफ लाहौर में इन्होंने वारदातें की हैं, मुख्तलिफ थाना जात में और दूसरे ज़िला में भी इन्होंने की हैं। और ये बात भी मैं काबिल ज़िक्र समझता हूँ कि तमाम इन वारदातें जो इन्होंने की हैं दौरान इंकशाफ इन्होंने बताया वो सब FIR की शक्ल में नहीं कन्वर्ट हुई, क्योंकि कई केसेस में ये सेटलमेंट FIR के इंदराज से पहले ही हो जाती है, यानी दरख्वास्त पे ही इन्होंने जो है राजीनामा कर लिया। बिल्कुल। जब इनकी हमने रेड्स की हैं, इनकी गिरफ्तारी की है, तो इनसे हमें कई स्टैम्प पेपर रिकवर हुए हैं जो राजीनामे के स्टैम्प पेपर हैं। तरीक़ा वारदात यही था कि ट्रैप किया जाता था, माली हालात जिसके शख्स के इनको बेहतर लगते थे, किसी खातून को लॉन्च किया जाता था, उससे रब्ता करवाते थे, फिर इसको ख़ास इन्होंने एक जगह ली हुई थी जहाँ पे उसको बुला लेते थे। अच्छा मुखीस, हनी ट्रैप जब ये लफ्ज़ जहन में आता है तो ध्यान कच्चे की तरफ जाता है। ये कच्चे की वारदात थी, कच्चे में होती थी, अब ये पक्के में शुरू हो गई। क्या समझते हैं, क्या मुहरकात हैं इसके पीछे? देखिए, क्राइम जो है वो भी फिक्स्ड बाउंड्रीज़ में ऑपरेट नहीं करता, इसकी भी बड़ी फ्लूइड नेचर होती है। ये शिफ्ट भी होता है, ये इवॉल्व भी होता है और क्रिमिनल साइकी जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है एक नॉर्मल साइकोलॉजी से। तो ये बिल्कुल ज़्यादा जो शनासा है पब्लिक वो कच्चे के ये तरीके वारदात समझते हैं कि जिसमें ट्रैप किया जाता है, लालच दिया जाता है, वो ट्रैक्टर की सूरत में, किसी इनाम की सूरत में, बाज़-औक़ात खातून की आवाज़ में फ़ोन पे गुफ्तगू की जाती है, दोस्ती की जाती है, फिर मुलाकात के लिए बुलवाया जाता है। लेकिन अभी ये क्राइम जो है वो शायद फैल गया है और शहरों का भी इसने रुख कर लिया है और सिटीज़ में भी ये वारदातें इस्तेमाल हो रही हैं। मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इनके मुहरकात जो हैं वो दोनों एंड से हैं। क्रिमिनल तो अपनी जो है वो माली फ़ायदा लेने के लिए इस तरह का क्राइम करता है कि सेटलमेंट की सूरत में उसको एक अच्छा माली फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसमें उतना ही कसूरवार जो है मेरे ख़्याल में या उसकी मुतासरा शख्स भी है, क्योंकि वो लालच में आ जाता है या किसी और फ़ायदे के लालच में आके ही वो चला जाता है। और इसमें आप अपने मामलात में अगर ट्रांसपेरेंसी रखें तो मेरा ख्याल है आप ऐसे क्राइम से महफूज रहेंगे। अक्सर केसेस में ये देखने में आया कि वो शख्स इस तरह के जो भी अपना इंटरेक्शन कर रहा होता है वो फैमिली से पोशीदा रखता है, वो चीज़ उसने तमाम अपने जानने वालों से, हल्का बाब से वो खुफिया रखी हुई होती है। इस वजह से फैमिली अगर एजिटेट कर रही होती है तो वजह होती है कि उन्हें पूरे सरकमस्टांसिस नहीं पता होते। दौरान तफ्तीश हमारे सामने उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि हमें पता होता है ये बंदा अगर गया है तो अपनी मर्ज़ी से गया है, गो के बाद में वो ट्रैप का शिकार हो गया है, लेकिन फैमिली को क्योंकि मामलात का पता नहीं होता तो वो भी उनका भी इसरार या प्रेशर काफ़ी ज़्यादा। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये अगवा बिल रज़ा है, कह सकते हैं, ये अपनी मर्जी का अगवा है, बिल्कुल कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें अपनी जो है कॉन्सेंट वो शामिल होती है, वो एक हद तक वो अपनी कॉन्सेंट के साथ ही वहाँ तक पहुँचा होता है। इन मुकदमात की तफ्तीश की तो ये ज़ेर दफ़ा 376 थे, 365 थे, तो अब तफ्तीश तो उलट हो गई। जो इसमें मुलज़म था वो तो मुतासर हो गया। तो अब आप ये जो मुलज़मान गैंग आपने 8 रुकनी गिरफ़्तार किया, किन दफ़ात के तहत आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी कार्रवाई का अमल कब तक मुकम्मल होगा? बिल्कुल, कई केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें मुद्दई ही इल्ज़ाम अलैह बन जाता है। वो इन केसेस में नहीं, वो कत्ल के केसेस भी होते हैं, इक़दाम कत्ल के होते हैं जिसमें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड समटाइम्स इंजरी होती है। तो इसमें भी जो गैंग है, अब इसमें तरीक़ा कार हमारा ये होता है कि हम क्रॉस वर्जन की तरफ चले जाते हैं, लीगल ओपिनियन भी हम लेते हैं, प्रोसिक्यूशन से भी इसको डिस्कस करते हैं। तो जो केस है उसमें एक्ट इन केसेस में कमिट भी हुआ है, लेकिन ये है कि उसमें 376 का एलिमेंट उस तरह से नहीं पाया जा रहा। तो दूसरे जो ऑफेंसेस हमारे बनते हैं अगवा के या डकैती के, तो उसी तरह से हम उसको दौरान तफ्तीश ऐड करके जिन मुल्ज़िमान के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस बन रहे होंगे उसी में उनको इंशाल्लाह चलान करेंगे। बात सुनिए, आपने SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न मुगीस अहमद हाशमी की, इनका कहना है इस गिरोह के ख़िलाफ़ तफ्तीश का अमल जारी है
और जिसे जल्द ही मुकम्मल कर दिया जाएगा। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने अहम इंकशाफात किए हैं, जिनकी रोशनी में तफ्तीश के दायरा कार को वसी कर दिया गया है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह हनी ट्रैप के जरिए सादा लो अफराद को अगवा करके लूटने वाले इस गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।